नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस 10 दिवसीय ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लास में। आज हमारी 6वीं क्लास है। आज से हम जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नों का ज्योतिषीय आधार पर उत्तर कैसे करते हैं, उनके विशेष योग क्या हैं, उनके फलकथन में कौन कौन से नियम और सिद्धांत प्रयोग में लाए जाते हैं, इन सब की चर्चा आरंभ करने जा रहे हैं। इनमें सबसे पहले विवाह की चर्चा करेंगे। विवाह मानव जीवन का आधारभूत विषय है। इसी के आधार पर वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, अपना परिवार बनाता है और आगे का जीवन यापन करता है। जनपत्रिका में देखें तो विवाह सप्तम भाव से संबंधित विषय है। विवाह के संदर्भ में आज हम 6 महत्वपूर्ण प्रश्नों या विषयों पर चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित योगों को जानेंगे और फलित कथन की विधि को समझेंगे। आज के विषय हैं, पहला है विवाह विलंब से होगा अथवा समय पर होगा। दूसरा है विवाह कब होगा यानी विवाह का समय निर्धारण। तीसरा है कैसा होगा वैवाहिक जीवन यानी दाम्पत्य सुख कैसा रहेगा। चौथा है कब होगा तलाक। पांचवा है कैसा होगा जीवन साथी और छठवां है किस राशि और लग्न का होगा जीवन साथी। तो चलिए चर्चा करते हैं इन सभी विषयों पर। अपने नोटबुक को तैयार रखें। महत्वपूर्ण क्लास है, महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते जाएं। सबसे पहला पॉइंट है विवाह विलंब से होगा अथवा समय पर होगा। यहां पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि विवाह की आयु समय, देश, समाज, कुल आदि की परिस्थितियों पर निर्भर होता है। आज से 50 वर्ष पूर्व भारत के मध्यम वर्गीय परिवारों में पुरुष का विवाह 20-21 वर्ष तक और लड़की का विवाह 16 से 18 वर्ष के बीच में हो जाता था। उससे पहले यानी लगभग 100 वर्ष पूर्व बाल विवाहों का प्रचलन था। वर्तमान में कानूनी प्रावधानों, शिक्षा के प्रसार और करियर में सुनिश्चितता के बाद विवाह करने की प्रवृत्ति के चलते विवाह की आयु 25 से 28 वर्ष के बीच हो चली है। इसके अलावा समाज या जाति के आधार पर भी विवाह की आयु का निर्धारण होता है। यह देखा गया है कि जैन समाज में विवाह जल्दी होते हैं, जबकि ब्राह्मण और कायस्थ समाज में विवाह विलंब से यानी लगभग 28 से 30 वर्ष या उससे अधिक आयु में होते हैं। इसलिए समय पर विवाह या विलंब से विवाह का निर्धारण अपने समाज और कुल में सामान्य रूप से जो विवाह योग्य आयु होती है उसके आधार पर मानना चाहिए। इसके लिए कोई सर्वमान्य आयु नहीं दी जा सकती। जहां कुछ समाजों में 24-25 साल के बाद विवाह विलंब से माना जाता है, तो वहीं कुछ समाजों में 30-32 साल के बाद विवाह में विलंब माना जाता है। विवाह योग्य आयु के आसपास विवाह समय पर विवाह कहलाता है। उससे अधिक आयु में विवाह विलंब से विवाह माना जाता है। यदि जनपत्रिका में विलंब से विवाह के योग नहीं है तो विवाह योग्य आयु में विवाह होने की संभावना रहती है। अब प्रश्न उठता है कि विवाह में विलंब किन परिस्थितियों में होता है। तो इस संबंध में 7-8 परिस्थितियां या योग मुख्य रूप से बताए जा सकते हैं। सबसे पहला है कि जनपत्रिका में यदि मंगल दोष हो तो विवाह में विलंब होता है। मंगल दोष को मांगलिक दोष, मंगली दोष, कुज दोष, भौम दोष आदि नामों से भी जाना जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह मंगल आधारित योग है। जनपत्रिका में मंगल यदि जन्म लग्न से 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में हो तो मंगल दोष होता है। दक्षिण भारत में द्वितीय भाव में भी मंगल की स्थिति मंगल दोष कारक मानी जाती है। इसे लग्न के अलावा चंद्रमा से भी देखते हैं, यानी चंद्रमा से 1, 2, 4, 7, 8 और 12वें भाव में मंगल हो तो मंगल दोष होता है। वस्तुतः सप्तम और अष्टम भाव जब मंगल से प्रभावित होते हैं तब मंगल दोष बनता है। लग्न, द्वितीय, चतुर्थ एवं द्वादश भावस्थ मंगल अपनी दृष्टियों से सप्तम और अष्टम भाव को प्रभावित करता है। इसलिए सप्तम और अष्टम भाव के अलावा इन भावों को भी मंगल दोष कारक माना गया है। जिन जातकों की जनपत्रिका में मंगल दोष होता है उसे मंगली या मांगलिक कहते हैं। यदि लग्न और चंद्रमा दोनों से मंगल दोष बनता है तो उसे डबल मंगली बोलते हैं। अब कुछ एक उदाहरण देखते हैं। एक जातक की जनपत्रिका है जिसमें मंगल लग्न में स्थित है, इसलिए यह मंगल दोष बना रहा है। लग्नस्थ मंगल की सप्तम और अष्टम भाव पर पूर्ण दृष्टि होती है। दूसरे उदाहरण में जातिका की जनपत्रिका है, इसकी जनपत्रिका में अष्टम भावस्थ मंगल है, चंद्रमा से भी यह चतुर्थ भावस्थ है,
इसलिए यह जातका लग्न और चंद्रमा दोनों से ही मंगली है। इसे डबल मंगली कहा जा सकता है। मंगल दोष के प्रभाव से एक ओर जहां जातक के विवाह में विलंब होता है तो वहीं दूसरी ओर वैवाहिक सुख में भी कमी होती है। हालांकि जितना विलंब से विवाह होता है वैवाहिक सुख में अनुकूलता उतनी ही बढ़ती जाती है। विवाह में विलंब का दूसरा योग कहता है कि यदि सप्तम भाव पाप ग्रहों से प्रभावित हो तो विवाह में विलंब होता है। इसमें सर्वाधिक विलंब सूर्य करता है। सूर्य के बाद राहु, उसके बाद शनि और शनि के बाद आता है नंबर मंगल और केतु का। जैसा कि हम जानते हैं पाप ग्रह जिस भाव में स्थित होते हैं उस भाव के सुख में कमी करते हैं। सप्तम भावस्थ पाप ग्रह वैवाहिक सुख में विलंब और कमी ही करेगा। यदि एक से अधिक पाप ग्रह हैं तो विवाह में अधिक विलंब होता है। न केवल सप्तमस्थ पाप ग्रह वरन चंद्रमा एवं शुक्र जैसे सौम्य ग्रह भी विवाह में विलंब कारक होते हैं। यह विवाह में विलंब का तीसरा योग है। जब चंद्रमा अथवा शुक्र सप्तमस्थ होते हैं तब जातक सपनों का राजकुमार अथवा सपनों की राजकुमारी के लिए प्रयास करता है और उसकी खोज में लगातार विलंब होता चला जाता है। विवाह में विलंब का चौथा योग कहता है कि सप्तम भाव पर पाप ग्रहों का दृष्टि प्रभाव हो तो भी विवाह में विलंब होता है। पूर्वोक्त उदाहरण में जातिका की जन्मपत्रिका में मंगल दोष होने के साथ साथ सप्तम भाव पर शनि की दशम दृष्टि और एकादश भावस्थ राहु की नवम दृष्टि भी पड़ रही है। हालांकि सौम्य ग्रह गुरु की भी दृष्टि है जिससे राहु और शनि के दृष्टि प्रभाव में कुछ हद तक कमी तो आ रही है और उससे विवाह होने की संभावना भी बढ़ रही है, परंतु पाप ग्रहों का प्रभाव भी है। विवाह में विलंब के पंचम योग के अनुसार सप्तम भाव का स्वामी द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भाव में हो तो विवाह में विलंब कारक होता है। जैसा कि हम जानते हैं त्रिक भावस्थ भावेश भाव संबंधी सुखों में कमी करता है। विवाह में विलंब भी सुखों में कमी को ही दर्शाता है। इसमें न केवल लग्न से वरन स्वयं भाव से त्रिक भाव और विशेष रूप से अष्टम और द्वादश भाव भी लिए जाते हैं। जहां अष्टम और द्वादश भाव लग्न से लिए गए तो वहीं सप्तम से अष्टम यानी द्वितीय भाव और सप्तम से द्वादश यानी षष्ठ भाव सप्तम भाव के त्रिक भाव होने के कारण लिए गए। इसके अतिरिक्त सप्तमेश की चतुर्थ भावस्थ स्थिति और पंचम भावस्थ स्थिति विवाह में विलंब कारक होती है। सप्तमेश यदि अस्तंगत, नीच राशिगत या संधिगत स्थिति में हो अथवा मूल संज्ञक नक्षत्रों में स्थित हो तो विवाह में विलंब होता है। यह विवाह में विलंब का छठा योग है। अस्त होकर ग्रह निर्बल हो जाता है और अपने शुभ फलों को देने में प्राय असमर्थ हो जाता है। यदि ग्रह सूर्य से 12 अंश या उससे कम की दूरी पर है तो सामान्यतः उसे अस्त माना जाता है। जहां तक संधिगत स्थिति का प्रश्न है तो ग्रह किसी राशि में 29 अंश से 30 अंश के मध्य अथवा 0 से 1 अंश के मध्य हो तो उसे संधिगत स्थिति में माना जाता है। ऐसा ग्रह भी प्राय निष्फल होता है। जैसा कि आप जानते हैं अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती ये 6 नक्षत्र मूल संज्ञक या गंडांत नक्षत्र हैं। यदि सप्तमेश नक्षत्रों में हो तो विवाह में विलंब करता है। इसी प्रकार विवाह कारक अथवा पति या पत्नी कारक ग्रह जन्मपत्रिका में द्वितीय, षष्ठ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में हो तो विवाह में विलंब हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं पुरुष की जन्मपत्रिका में शुक्र और महिला की जन्मपत्रिका में गुरु विवाह और वैवाहिक सुख के कारक माने जाते हैं। यदि ये द्वितीय, षष्ठ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में हो तो वैवाहिक सुख में कमी करते हैं। इनके अस्तंगत, नीच राशिगत या संधिगत अथवा गंडांत नक्षत्रों में स्थिति भी विवाह में विलंब करवाती है। यह वैवाहिक विलंब का 8वां योग है। अब कुछ उदाहरणों को देखते हैं। एक जातिका की जन्मपत्रिका है जिसका विवाह जून 1991 में लगभग 27 वर्ष की अवस्था में हुआ, जबकि उनके परिवार में लड़कियों के लिए उस समय विवाह की सामान्य आयु 22-23 वर्ष थी। इस जन्मपत्रिका में विवाह में विलंबकारी योगों को देखते हैं। सबसे पहले योग है सप्तम भाव पर पाप ग्रह शनि की 10वीं दृष्टि।
दूसरा है सप्तम भाव का स्वामी मंगल सप्तम से अष्टम भाव में यानी लग्न से द्वितीय भाव में स्थित है और राहु तथा शुक्र के साथ युति बना रहा है। दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुसार मंगल दोष भी है क्योंकि मंगल लग्न से और चंद्रमा से द्वितीय भावस्थ है। अष्टम भाव में केतु की उपस्थिति है। पति कारक गुरु द्वादश भाव में स्थित है और संदिग्ध स्थिति में है। इन सब योगों के चलते विवाह में विलंब हुआ। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। यह एक समृद्ध परिवार की जातिका है, करियर अच्छा और सुंदर भी है। इनका विवाह जून 2016 में 31 वर्ष की आयु में हुआ था। कुंडली में विवाह में विलंब कारक योग कौन से हैं, इन पर एक दृष्टि डालते हैं। जन्मपत्रिका में मंगल लग्नस्थ है, इस प्रकार मंगल दोष का निर्माण हो रहा है। सप्तम भाव पर मंगल के अलावा शनि और राहु की भी दृष्टियां हैं। मंगल लग्न से सप्तम भाव को देख रहा है, शनि पंचम भाव से सप्तम भाव को अपनी तीसरी दृष्टि से देख रहा है, तो वहीं राहु एकादश भाव से सप्तम भाव को अपनी नवीं दृष्टि से देख रहा है। सप्तम भाव का स्वामी गुरु अष्टम भाव में अपनी नीच राशि में स्थित है और वक्री भी है। गुरु महिला जातिका की जन्मपत्रिका में विवाह का कारक भी है, इसलिए उसकी अष्टम भावस्थ स्थिति शुभ नहीं कही जा सकती। यहां वह मंगल से दृष्ट भी है, उस पर उसकी 8वीं दृष्टि है। पांचवा योग है यदि लग्न संदिग्ध स्थिति में हो तो भी जातक का जीवन संघर्षपूर्ण होता है। इन सब योगों के चलते ही जातिका का विवाह उसके सुंदर और योग्य होते हुए भी 26-27 वर्ष की आयु से ही प्रयास करने के बावजूद 31 वर्ष की आयु में हुआ। अब एक और उदाहरण देखते हैं। इस जातिका का जन्म 27 अप्रैल 2001 को 12:58 बजे जयपुर में हुआ। जातिका की जन्मपत्रिका में सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है। सप्तम पर सौम्य ग्रह गुरु का दृष्टि प्रभाव है। सप्तमी शनि एकादश भाव में स्थित है और गुरु के युति प्रभाव में है। इस प्रकार गुरु सप्तम भाव एवं सप्तमी दोनों को प्रभावित कर रहा है। जन्मपत्रिका में यदि सप्तम भाव और सप्तमी दोनों गुरु से प्रभावित हों तो वैवाहिक सुख संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलती है। ऐसे जातक या जातिका का विवाह अवश्य होता है। जातिका का विवाह नवंबर 2024 में तय हुआ है। सप्तम भाव और सप्तमी दोनों ही पाप प्रभाव में नहीं है। हालांकि चंद्रमा से मंगल दोष का निर्माण हो रहा है, परंतु अन्य ग्रहों की सुविधा के चलते जातिका का विवाह योग्य आयु में ही हो गया। इनके यहाँ 24-25 वर्ष की आयु में लड़कियों की शादियां की जाती हैं। यह तो हुआ विवाह का विलंब से होना अथवा समय से होना, परंतु अब प्रश्न उठता है कि विवाह का समय निर्धारण कैसे हो, यानी विवाह कब होगा। इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए, इसके लिए दशाएं और गुरु का गोचर मुख्य रूप से देखा जाता है। पुरुष के विवाह के लिए विवाह योग्य आयु में सप्तम, पंचम, एकादश और द्वितीय भावस्थ ग्रह और उनके स्वामियों की दशा सहायक होती है। इसके अलावा राहु और शुक्र की दशाएं भी विवाह कारक होती हैं। दोबारा से सुने, पुरुष के लिए विवाह योग्य आयु में यदि सप्तम, पंचम, एकादश और अथवा द्वितीय भाव में स्थित ग्रह अथवा इन भावों के स्वामियों की दशा या राहु अथवा शुक्र की दशा हो तो विवाह में सहायक बनती है। क्योंकि सप्तम भाव विवाह का भाव है, वैवाहिक सुख का भाव है, इसलिए सप्तम भाव से संबंधित दशा स्वाभाविक रूप से सहायक होगी। दूसरा भाव है पंचम। पंचम भाव एक और जहां प्रेम का भाव है तो वहीं संतति का भी भाव है। दोनों के लिए विवाह भी एक पूर्व शर्त है, इसलिए पंचम से संबंधित दशाएं भी विवाह में सहायक बनती हैं। एक और जहां प्रेम संबंध विवाह में परिणत होते हैं या विवाह के बाद अपने जीवन साथी से प्रेम होता है। पंचम भाव से संबंधित दशा होने पर विवाह के बाद जल्दी ही संतति सुख का समाचार मिल सकता है। जहां तक एकादश भाव की बात है तो एकादश भाव मनोकामना की पूर्ति का भाव है, मांगलिक कार्यों का भाव है। विवाह की मनोकामना पूर्ति
या विवाह जैसे मांगलिक कार्यों के संपन्न होने में एकादश भाव की महती भूमिका होती है। इसलिए एकादश भाव से संबंधित दशाओं में विवाह संभव हो जाता है। अब आते हैं द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव जहां एक ओर धन और उपलब्धि और वृद्धि का भाव है, तो वहीं दूसरी ओर यह परिवार में वृद्धि को भी दर्शाता है। क्योंकि पुरुष के लिए विवाह में एक ओर जहां गिफ्ट आदि मिलते हैं, तो वहीं दूसरी ओर उसकी पत्नी आने से परिवार में वृद्धि भी होती है। इसलिए द्वितीय भाव से संबंधित दशाएं भी विवाह में सहायक होती हैं। शुक्र विवाह और पत्नी का कारक होने के कारण विवाह में सहायक बनता है। जहां तक राहु का प्रश्न है, तो राहु की दशा भी विवाह में सहायक बनती है। प्राय देखा गया है कि राहु की दशा में पुरुष या महिला दोनों की ही शादियां हो जाती हैं। जहां तक महिला जातक का प्रश्न है, तो उसके लिए पुरुष के समान सप्तम, पंचम और एकादश भाव से संबंधित दशाएं तो होती ही हैं, इसके अलावा अष्टम या द्वादश भाव से संबंधित दशाएं भी सहायक होती हैं। इसके अतिरिक्त गुरु और राहु की दशाएं भी विवाह में सहायक बनती हैं। क्योंकि महिला जातिका के लिए विवाह के कारण स्थान परिवर्तन होता है, वह अपने पिता के घर को छोड़कर पति के घर जाती है, इसीलिए अष्टम या द्वादश भाव का इन्वॉल्वमेंट भी दिखाई देता है। गुरु पति कारक है, इसलिए उसकी दशा महिला जातिका के लिए विवाह कारक बन जाती है। जहां तक दशाओं का संबंध है, तो उनमें अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा मुख्य रूप से देखी जानी चाहिए। दोनों में से कोई एक पंचम या सप्तम भाव से संबंधित हो और विवाह कारक अथवा राहु की हो, तो विवाह होना पॉसिबल होता है। पुरुष और महिला दोनों जातकों के लिए गुरु का गोचर विवाह में सहायक होता है। जन्म राशि अथवा लग्न से प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम अथवा एकादश भाव में गुरु का गोचर सामान्यतः विवाह कारक होता है। जन्मपत्रिका में विवाह में विलंब आदि योगों को देखने के पश्चात निर्धारित आयु में जब दशाएं सहायक हों और गुरु का गोचर अनुकूल हो, तो उस दौरान विवाह होने की संभावना होती है। अब कुछ एक उदाहरणों में इन नियमों को अप्लाई करते हैं। पिछली क्लास का ही एक उदाहरण है। जातिका का जन्म 16 अगस्त 1999 को प्रातः 3:33 बजे अहमदाबाद में हुआ। इस जातिका की जन्मपत्रिका में विवाह के योग देखते हैं। मिथुन लग्न की जन्मपत्रिका है, इसमें मंगल दोष नहीं है और ना ही सप्तम भाव में कोई ग्रह स्थित है। सप्तमेश और पति कारक गुरु एकादश भाव में नीच राशिस्थ शनि के साथ युति बनाकर स्थित है और अश्विनी नक्षत्र में है, जिसके चलते वैवाहिक सुख में विलंब की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा गुरु की सप्तम भाव पर दृष्टि है, जो विवाह होना सुनिश्चित भी करती है। जातिका के परिवार में सामान्यतः 23-24 वर्ष की अवस्था में लड़कियों का विवाह हो जाता है। जातिका 2025 में 26 वर्ष की अगस्त माह में होगी। इस प्रकार विवाह योग्य आयु लगभग निकल चुकी है और विलंब का समय अब आरंभ हो चुका है। जहां तक दशाओं का प्रश्न है, तो जातिका के लिए विवाह कारक दशाओं में सप्तम भाव के स्वामी गुरु, पंचमस्थ ग्रह मंगल, पंचम के स्वामी शुक्र, एकादश भावस्थ ग्रह शनि और गुरु और एकादशेश मंगल तथा अष्टम भावस्थ ग्रह केतु, अष्टमेश शनि, द्वादशेश शुक्र की दशाएं विवाह कारक बनती हैं। सार रूप में देखें तो गुरु, मंगल, शनि, शुक्र और केतु की दशाएं विवाह में सहायक है। इसके अलावा राहु की दशा भी विवाह कारक होती है। सन 2025-26 में देखें तो गुरु महादशा में गुरु की अंतरदशा रहेगी। गुरु जन्मपत्रिका में विवाह का प्रबल कारक बना हुआ है। एक और जहां वह सप्तमेश है, एकादश भावस्थ है और इसके अलावा वह पति कारक भी है, इसलिए उसे सबसे अधिक प्रबल कारक माना जा सकता है। अब गुरु की अंतरदशा में
मंगल, शनि, शुक्र, केतु और राहु की प्रत्यंतर दशाएं विवाह में सहायक रहेंगी। इस दौरान गुरु का गोचर भी वृषभ, मिथुन और कर्क राशि में होगा। जातिका की कुंडली में देखें तो यह जन्मकालिक चंद्रमा से नवम, दशम या एकादश भाव में होगा। स्क्रीन पर गुरु महादशा में गुरु की अंतरदशा में विवाह कारक प्रत्यंतर दशाओं की अवधि और उस दौरान गुरु की गोचरावधि प्रदर्शित की गई है। इस अवधि में नवंबर 2024 से मार्च 2025, अक्टूबर दिसंबर 2025, मार्च 2026 से सितंबर 2026 की अवधि में विवाह के योग बनेंगे। नवंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच कई विवाह संबंधों पर चर्चा चली, परंतु फाइनल नहीं हो सका। अक्टूबर दिसंबर 2025 और मार्च 2026 से सितंबर 2026 के बीच संभावना बनेगी, क्योंकि इस अवधि में गुरु अपनी उच्च राशि में रहेगा, गोचर में चंद्रमा से एकादश भाव में और लग्न से द्वितीय भाव में रहेगा। अब एक और उदाहरण देखते हैं। इस जातिका का जन्म 9 जून 1985 को मिथुन लग्न में ही और कुंभ राशि में हुआ। इस जातिका का विवाह जून 2016 में 31 वर्ष की आयु में हुआ था। इसके विवाह में विलंब के कारणों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अब आते हैं जून 2016 में किन दशाओं के चलते विवाह हुआ। जून 2016 में जातिका शनि महादशा में शनि की अंतरदशा में मंगल की प्रत्यंतर दशा के प्रभाव में थी। अंतरदशा नाथ शनि जन्मपत्रिका में अष्टमेश नवमेश होकर पंचम भाव में उच्च राशिस्थ है। जैसा कि हम जानते हैं, पंचमस्थ ग्रह की दशा और अष्टमेश की दशा लड़कियों के संबंध में विवाह कारक बनती है। प्रत्यंतर दशा नाथ मंगल एकादशेश होकर लग्नस्थ है। एकादशेश की दशा में भी विवाह होता है। जहां तक गुरु के गोचर का प्रश्न है तो उस समय गुरु चंद्रमा से सप्तम भाव में सिंह राशि में गोचर कर रहा था। यह भी विवाह कारक हुआ, इसलिए विवाह हुआ। अब एक और उदाहरण देख लेते हैं जो विवाह में विलंब का भी है। जातक का जन्म 30 मई 1969 को शाम के 6:30 पर कोलकाता में हुआ। जातक ने 1991 में बीटेक किया और 1992 में 92 में वह यूएस में नौकरी करने लगा। जातक का विवाह दिसंबर 1997 में हुआ, जबकि घर वाले 1993 से ही जातक का विवाह करना चाहते थे, क्योंकि अग्रवाल समाज के इस जातक के परिवार में नौकरी लगने के बाद ही विवाह करने की परंपरा है। सबसे पहले विवाह में विलंब से संबंधित योग देखते हैं। जातक मंगली है, क्योंकि लग्न में मंगल है। सप्तम भाव में पाप ग्रह सूर्य की उपस्थिति है। साथ में अष्टमेश बुध भी स्थित है। सप्तमें शुक्र अपने भाव से द्वादश में मूल संज्ञक नक्षत्र अश्विनी में स्थित है और नीच राशिस्थ शनि से भी युक्त है। सप्तम भाव पर मंगल और केतु का दृष्टि प्रभाव है। गुरु का भी दृष्टि प्रभाव है, जो विवाह होने की सुनिश्चितता दे रहा है। इस प्रकार विवाह में विलंब के पर्याप्त योग थे। अब आते हैं दिसंबर 1997 में दशाएं जिनमें जातक का विवाह हुआ। उस समय बुध महादशा में सूर्य की अंतरदशा में शुक्र की प्रत्यंतर दशा थी। अंतरदशा नाथ सूर्य सप्तम भाव में स्थित होकर विवाह का कारक बना हुआ है और प्रत्यंतर दशा नाथ शुक्र स्वयं सप्तमेश है तथा पत्नी का नैसर्गिक कारक भी है। विवाह के संबंध में तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन। जन्मपत्रिका का सप्तम भाव वैवाहिक सुख, वैवाहिक जीवन और जीवन साथी से संबंधित भाव है। सप्तम भाव यदि शुभ ग्रहों के दृष्टि प्रभाव में हो, भावेश बली हो यानी सप्तमेश बली हो और वह सौम्य ग्रहों के प्रभाव में हो और शुभ भावस्थ हो तथा जीवन साथी का कारक शुक्र या गुरु बली एवं शुभ प्रभाव में हो, तो जातक का विवाह या जातक का वैवाहिक जीवन सुखी होता है।
जहां तक वैवाहिक जीवन के सुखी नहीं होने का प्रश्न है, तो इस संबंध में 8 योग महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। इन 8 योगों में पहला योग है सप्तम भाव में कोई भी ग्रह स्थित हो। वस्तुतः सप्तम भाव खाली रहना चाहिए। इसमें न केवल पाप ग्रह वरन सौम्य ग्रह भी वैवाहिक सुख में बाधा कारक बनते हैं। पाप ग्रह हो तो वैवाहिक सुख में कमी करते हैं, परंतु चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र जैसे सौम्य ग्रह भी अपेक्षित वैवाहिक सुख की प्राप्ति नहीं करवा पाते। वैवाहिक जीवन में कमी से संबंधित दूसरा योग कहता है कि सप्तम भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो वैवाहिक जीवन के सुख में कमी का अनुभव होता है। प्रभाव किस रूप में? दृष्टि का प्रभाव या ग्रह सप्तम भाव में ही स्थित हो। इन पाप ग्रहों में सर्वाधिक पाप फलप्रद है या वैवाहिक सुख में कमी कारक है वह है सूर्य। सूर्य के बाद मंगल, शनि, राहु और केतु इनकी दृष्टि या सप्तम में स्थित हो तो ये वैवाहिक सुख में कमी करते हैं। दृष्टि में देखें तो शनि, राहु और केतु की दृष्टि सर्वाधिक अशुभ होती है और उसके बाद सूर्य और मंगल की दृष्टियां अशुभ होती हैं। जहां तक सप्तमस्थ स्थिति देखें तो सर्वाधिक खराब स्थिति सूर्य उत्पन्न करता है, उसके बाद राहु, शनि, मंगल और केतु क्रम से वैवाहिक सुख में कमी कारक बनते हैं। तीसरा योग कहता है कि पंचमेश सप्तम भाव में हो। पंचमेश सप्तम भाव में हो या सप्तमेश पंचम भाव में हो। पंचमेश सप्तम भाव में हो अथवा सप्तमेश पंचम भाव में हो तो वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होता। सप्तमेश की पंचम भावस्थ स्थिति भी शुभ नहीं है, तो वहीं पंचमेश की सप्तम भावस्थ स्थिति भी वैवाहिक सुख को कम करती है। इसी तरह चतुर्थी सप्तम में हो अथवा सप्तमेश चतुर्थ भाव में स्थित हो तो भी वैवाहिक सुख में कमी कारक होता है। यह चौथा योग हुआ। पांचवा योग कहता है कि द्वितीय, चतुर्थ और अष्टम भावों में पाप ग्रह स्थित हो तो वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होता। द्वितीय, चतुर्थ और अष्टम भाव। द्वितीय भाव सप्तम से अष्टम है, चतुर्थ भाव पारिवारिक सुख का भाव है और अष्टम भाव वैवाहिक सुख के लिए महत्वपूर्ण भाव है। इसलिए इन तीनों में पाप ग्रहों की स्थिति वैवाहिक सुख में कमी कारक होती है। छठा योग कहता है कि सप्तमेश लग्न द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम अथवा द्वादश भाव में स्थित हो तो वैवाहिक जीवन में सुख में कमी देखने को मिलती है। यह देखा गया है कि जिस भाव का स्वामी लग्न में स्थित होता है उस भाव से संबंधित रिश्तों के मामले में अपेक्षा अनुरूप सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए सप्तमेश की लग्नस्थ स्थिति वैवाहिक सुख की दृष्टि से शुभ नहीं मानी जाती। इंदिरा गांधी की जन्मपत्रिका में सप्तमेश शनि लग्नस्थ है और लग्नेश चंद्रमा सप्तमस्थ है। हालांकि यह राजयोग बना रहा है और उस राजयोग का भरपूर लाभ उन्हें मिला, परंतु वैवाहिक सुख की दृष्टि से यह शुभ नहीं है। द्वितीय भाव सप्तम भाव का अष्टम भाव होने के कारण इस भाव में सप्तमेश की उपस्थिति शुभ नहीं मानी जाती। यह भी वैवाहिक जीवन में क्लेश उत्पन्न करती है। चतुर्थ और पंचम की पहले हम चर्चा कर चुके हैं। जहां तक षष्ठ भाव का प्रश्न है तो वह सप्तम से द्वादश होने के कारण शुभ नहीं होता। सप्तमेश की अपने भाव से द्वादश में स्थिति सप्तम भाव से संबंधित सुखों को कम करती है। स्वयं सप्तम भाव में सप्तमेश की स्थिति भी शुभ नहीं होती, चाहे वह सौम्य ग्रह हो या पाप भावेश हो। अष्टम भाव सर्वाधिक प्रबल त्रिक भाव है, इसलिए सप्तमेश की अष्टम भाव में स्थिति भी वैवाहिक सुख की दृष्टि से शुभ नहीं मानी जाती। इसी प्रकार द्वादश भाव वह भाव है, उसमें गया हुआ सप्तमेश वैवाहिक सुख में कमी करता है। यही कारण है कि सप्तमेश की इन भावों में स्थिति शुभ नहीं मानी जाती। अब आते हैं विवाह कारक पर। विवाह कारक गुरु या शुक्र द्वितीय, षष्ठ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में स्थित हो तो वैवाहिक सुख में कमी करता है। सप्तमस्थ भाव कारक भाव फल का विनाश करता है।
तो वहीं सप्तम से अष्टम और द्वादश भाव होने के कारण द्वितीय और षष्ठ भाव में भी भाव कारक की उपस्थिति शुभ नहीं होती। यह भी वैवाहिक सुख में कमी करने वाली होती है। वैसे भी अष्टम और द्वादश भाव त्रिक भाव हैं, इनमें भी विवाह कारक की स्थिति शुभ फलों में कमी करती है। आठवां योग कहता है कि सप्तमेश और जीवन साथी के कारक गुरु और शुक्र की निर्बल स्थिति भी वैवाहिक सुख में कमी कारक होती है। अब प्रश्न उठता है कि निर्बल स्थिति कैसे बनती है। यदि विवाह कारक अस्तंगत हो, संधिगत स्थिति में हो, गंडांत नक्षत्र में हो, नीच राशिस्थ हो, तो वह निर्बल होता है। इससे वैवाहिक जीवन के सुख में कमी होती है। इस तरह इन 8 योगों में से यदि 2 या अधिक योग हों तो वैवाहिक सुख में कमी का अनुभव होता है। जितने अधिक योग होंगे उतना ही वैवाहिक सुख कम होता जाता है। इन योगों में विवाह प्रायः विलंब से होता है। यदि विवाह गोचर या दशा आदि के कारण जल्दी हो जाता है तो वैवाहिक सुख में अत्यंत कमी दिखाई देती है और वह दीर्घ काल तक रहती है। परंतु यदि विवाह विलंब से होता है तो वैवाहिक सुख में कमी का अनुभव होता है। जैसे जैसे विवाह में विलंब होगा वैसे वैसे बेहतर वैवाहिक सुख मिलने लगेगा। अब कुछ एक उदाहरण भी देख लेते हैं। यह एक जातिका की जन्म पत्रिका है जिसका जन्म 23 अक्टूबर 1970 को प्रातः 10 बजे झुंझुनू राजस्थान में हुआ। जातिका की जन्म पत्रिका में विवाह में विलंब और वैवाहिक सुख में कमी के पर्याप्त योग हैं। जन्म पत्रिका में सप्तमेश शुक्र लग्न में है, पति कारक गुरु द्वादश भाव में अस्तंगत स्थिति में है और नीच राशिस्थ शनि तथा राहु के प्रभाव में है। चतुर्थ भाव भी राहु केतु के प्रभाव में है। लग्न ज्येष्ठा नक्षत्र में है और चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में है, यानी दोनों ही मूल संज्ञक या गंडांत नक्षत्र में है। जातिका का विवाह सन 1993 में हुआ, तब उनकी आयु केवल 24 वर्ष ही थी। जातिका को अपेक्षित वैवाहिक सुख की प्राप्ति नहीं हुई और विवाह के कुछ समय बाद ही उसे अपनी ससुराल छोड़कर पीहर वापस लौटना पड़ा और उसके बाद वह वापस ससुराल नहीं गई। इस उदाहरण पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। एक और उदाहरण देख लेते हैं। 23 नवंबर 1970 को प्रातः 2:56 बजे जयपुर में जन्म लेने वाले इस जातक की जन्मपत्रिका में भी वैवाहिक सुख में कमी से संबंधित कई योग हैं। जन्मपत्रिका में लग्न में मंगल स्थित है जो कि मंगल दोष का निर्माण कर रहा है। मंगल अष्टमेश भी है और सप्तम भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। सप्तमेश गुरु सप्तम से अष्टम भाव यानी द्वितीय भाव में स्थित है और अस्तंगत है। पत्नी कारक शुक्र भी सप्तम से अष्टमस्थ है और वक्री है। सप्तमेश गुरु और पत्नी कारक शुक्र दोनों ही नीच राशिस्थ शनि तथा राहु के दृष्टि प्रभाव में है। अष्टम भाव में शनि नीच राशिस्थ है। जातक का पहला विवाह सफल नहीं हुआ और उसे दूसरी शादी करनी पड़ी। विवाह के संबंध में सामान्यतः चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न जो सुनने को मिलता है वह है कब होगा तलाक। ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो जन्मपत्रिका में जब वैवाहिक सुख में कमी के योग विद्यमान हो और सप्तम भाव पर किसी शुभ ग्रह विशेषतः गुरु का दृष्टि प्रभाव ना हो तो परस्पर तनाव की स्थिति में जब विपरीत दशाएं आ जाती हैं तब तलाक होने की संभावना होती है। अब प्रश्न उठता है कि ये विपरीत दशाएं कौन सी हैं। उनमें सबसे पहली दशा है सप्तम भावस्थ ग्रह की दशा। सप्तम भाव में जो भी ग्रह स्थित है उसकी दशा में विवाह तो हो जाता है परंतु विवाह के बाद वैवाहिक सुख में कमी का अनुभव होता है और तनाव की स्थिति में अधिक तनाव उत्पन्न होता है। पति पत्नी के झगड़े बढ़ जाते हैं। यदि यह पाप ग्रह की दशा हो तो और भी परेशानीदायक होती है। सप्तम भाव से अष्टम यानी द्वितीय भाव और द्वादश भावस्थ ग्रह यानी षष्ठ भावस्थ ग्रह अथवा उनके स्वामियों की दशा भी तलाक की परिस्थितियां उत्पन्न कर देती है। सप्तम से अष्टम भाव यानी द्वितीय भाव और सप्तम से द्वादश भाव यानी षष्ठ भाव इस संबंध में महत्वपूर्ण भाव हैं। इन भावों में स्थित ग्रह अथवा इनके स्वामियों की दशा वैवाहिक सुख की दृष्टि से अच्छी नहीं होती और तलाक की परिस्थितियां उत्पन्न करती है।
इनमें विशेष रूप से षष्ठ भावस्थ ग्रह अथवा षष्ठेश की दशा अधिक विपरीत फलदायक होती है। सामान्यतः तलाक की परिस्थितियों में थाना कचहरी की स्थितियां बनती हैं, कोर्ट केस होते हैं जिसका संबंध षष्ठ भाव से है। लग्न से अष्टम और द्वादश भावस्थ ग्रह की दशा अथवा इनके स्वामियों की दशा भी वैवाहिक सुख में कमी कारक होती है और परस्पर तनाव की स्थिति में तलाक की परिस्थितियां उत्पन्न कर देती है। इन सबके अतिरिक्त विच्छेद कारक ग्रह शनि, राहु और केतु की दशाएं भी इस दृष्टि से शुभ नहीं होती। इन ग्रहों की प्रवृत्ति विच्छेद कारक और परिवर्तन कारक होती है, इसलिए इनकी दशाएं भी शुभ नहीं मानी जाती। चतुर्थ भाव में स्थित ग्रह की दशाएं भी तलाक की परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती हैं। चतुर्थ भाव पारिवारिक सुख का भाव है और उसमें स्थित ग्रह गृह क्लेश के चलते परिवार छोड़ने पर मजबूर कर देता है। इनमें से दो की अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा विद्यमान हो तब तलाक की परिस्थितियां बनती हैं। अब कुछ एक उदाहरण देख लेते हैं। पूर्वोक्त जातिका जिसका जन्म 23 अक्टूबर 1970 को 10 बजे झुंझुनू में हुआ था, जिनका विवाह 1993 में हुआ था, परंतु फरवरी 1994 से ही जातिका अपने ससुराल वालों से झगड़ा होने लगा, जिसमें पति भी अपने घर वालों के पक्ष में था। जिन पत्रिका में पारिवारिक सुख के भाव चतुर्थ में कुंभ राशि है। जिस भाव में कुंभ राशि होती है उस भाव से संबंधित शुभ फलों को कम करती है। ध्यान दें कुंभ राशि के प्रतीक चिन्ह का, जिसमें घड़ा रिक्त होता है। रिक्त घड़ा सुख के अभाव को दर्शाता है, इसलिए जहां जहां भी कुंभ राशि होती है उस भाव से संबंधित सुखों में कमी का अनुभव होता है। इस जनपत्रिका में चतुर्थ भाव में कुंभ राशि के अलावा राहु की भी उपस्थिति है तथा चतुर्थे शनि त्रिक भाव षष्ठ में नीच राशिस्थ है, जिससे पारिवारिक सुख में कमी देखने को मिल रही है। फरवरी 1994 में जातिका शुक्र महादशा में शुक्र की ही अंतरदशा में सूर्य की प्रत्यंतर दशा के प्रभाव में थी। शुक्र सप्तमी होकर लग्नस्थ है, तो वहीं प्रत्यंतर दशानाथ सूर्य द्वादश भावस्थ है। लग्नस्थ ग्रह की दशा मानसिक तनाव, कार्यों में अवरोध और परेशानियां देती है। द्वादश भावस्थ ग्रह की दशा स्वास्थ्य के साथ साथ अन्य मामलों में भी विपरीत फलदायक होती है। परिस्थितियां दिनों दिन खराब होती गईं और जातिका के ससुराल वालों ने नवंबर 1994 में घर से निकाल दिया। उस समय जातिका शुक्र की अंतरदशा में राहु की अंतरदशा के प्रभाव प्रत्यंतर दशा के प्रभाव में थी। राहु जनपत्रिका में चतुर्थ भाव में स्थित होकर पारिवारिक सुख में कमी का द्योतक है, तो वहीं विच्छेद कारक भी है और ग्रह क्लेश तथा घर के परिवर्तन का भी संकेत देता है। उसके बाद जातिका ससुराल लौट कर नहीं गई और उसने तलाक के लिए आवेदन कर दिया। विवाह संबंधी प्रश्नों में पांचवा प्रमुख प्रश्न होता है, कैसा होगा जीवन साथी। जैसा कि पूर्व में कहा गया है कि सप्तम भाव जीवन साथी का लग्न है और उसे लग्न मानकर जीवन साथी के स्वभाव और अन्य पहलुओं पर विचार किया जाता है। सप्तम भाव पर सौम्य ग्रह का प्रभाव हो तो जातक का जीवन साथी मधुर स्वभाव वाला होता है, मिलनसार होता है और उसमें पारस्परिक सामंजस्य की क्षमता पर्याप्त होती है। सप्तम भाव पर यदि क्रूर और पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक के जीवन साथी का स्वभाव प्राय अच्छा नहीं होता और उनमें परस्पर सामंजस्य समन्वय की क्षमता भी कम होती है। सप्तम भाव पर चंद्रमा अथवा शुक्र का प्रभाव हो तो जातक का जीवन साथी सुंदर होता है। दूसरी ओर शनि का प्रभाव हो तो जातक का जीवन साथी उससे अधिक आयु का होता है अथवा अधिक आयु का प्रतीत होता है। सप्तम भाव और सप्तमेश पर शनि का प्रभाव अंतरजातीय विवाह और बेमेल विवाह के लिए भी जाना जाता है। सप्तम से पंचम यानी लग्नेश से एकादश, सप्तम से पंचम यानी लग्नेश से लग्न से एकादश, सप्तम से दशम यानी लग्न से चतुर्थ और सप्तम से एकादश यानी लग्न से पंचम भाव से जातक के जीवन साथी का प्रोफेशन और उसकी शिक्षा की जानकारी मिलती है। जीवन साथी की राशि अथवा लग्न क्या होगा यह भी सामान्यतः प्रश्न किया जाता है। दक्षिण भारत का एक ज्योतिषीय ग्रंथ है जातका देश मार्ग। इसके अलावा कुछ अन्य ग्रंथ हैं
उनमें जीवन साथी की राशि और लग्न आदि निर्धारित करने के कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं। उन सिद्धांतों के अनुसार जातक की लग्न चंद्र राशि अथवा नवांश लग्न से सप्तम भाव में स्थित राशि अथवा उसके स्वामी की अन्य राशियां जातक जीवन साथी की राशि हो सकती है। ध्यान से सुने, लग्न से सप्तम भाव जातक का जीवन साथी होता है, तो सप्तम भाव की जो राशि होगी वह जातक के जीवन साथी की या तो लग्न की राशि हो सकती है अथवा उसकी जन्म राशि हो सकती है। सप्तम भाव को चंद्रमा से भी देखने का निर्देश मिलता है। जातक की जन्म कालिक चंद्रमा से सप्तम भाव में जो राशि होती है वह उसके जीवन साथी की राशि अथवा उसकी जन्म लग्न हो सकती है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि नवांश लग्न से, ध्यान दीजिए, नवांश लग्न से सप्तम भाव में स्थित राशि जातक के जीवन साथी की राशि अथवा लग्न या नवांश लग्न होती है। यह भी निर्देश मिलता है कि इन तीनों से जो सप्तमस्थ राशि होती है उसके स्वामी की दूसरी राशि भी जीवन साथी की हो सकती है। अब आते हैं सप्तमेश पर। सप्तमेश जिस राशि में स्थित हो वह राशि अथवा उसके स्वामी की दूसरी राशि जीवन साथी की जन्म राशि या जन्म लग्न हो सकती है। यह भी कहा गया है कि पुरुष की कुंडली में शुक्र जिस राशि में स्थित हो वह राशि जीवन साथी की राशि हो सकती है। इसी प्रकार मंगल की कुंडली में गुरु जिस राशि में स्थित हो तो वह राशि जीवन साथी की जन्म राशि अथवा लग्न हो सकती है। हालांकि देखने में यह रोचक लगता है परंतु व्यवहार में बहुत अधिक घटित नहीं होता। यही कारण है कि जातकादेश मार्ग आदि ग्रंथों के अलावा इनका बहुत अधिक प्रचलन नहीं है। विवाह एक विस्तृत विषय है जिसे एक क्लास में समेटना संभव नहीं है। हमारे ज्योतिष के 1 वर्षीय पाठ्यक्रम में केवल विवाह को 11 क्लासों में तथा मेलापक को पृथक से 9 क्लासों में समझाया है। विस्तार से विवाह सहित फलित एवं अन्य विषयों को समझने के लिए IIBSC के पाठ्यक्रमों को करना आपके लिए उपयोगी रहेगा। 1 वर्षीय पाठ्यक्रम में 4 विषय हैं। भारतीय गणित ज्योतिष जिसमें कुंडली बनाने का संपूर्ण गणित समझाया गया है। दूसरा पेपर है भारतीय फलित ज्योतिष जिसमें कुंडली के आधार पर फलित कैसे करते हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक समझाया गया है। केवल फलित पर 1500 पेजों से अधिक की अध्ययन सामग्री दी जाती है। इस 1 वर्षीय पाठ्यक्रम का तीसरा पेपर है पंचांग और मूर्त शास्त्र का, जिसमें विस्तार से पंचांग कैसे बनाए जाते हैं और मूर्त कैसे निकाला जाता है इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। इसमें लगभग 800 पेजों की अध्ययन सामग्री दी जाती है। चौथा पेपर अष्टक वर्ग और गोचर का है जिसमें फलित की अष्टक वर्गीय पद्धति को विस्तार से समझाया गया है और गोचर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। इस पेपर में 400 पृष्ठों की अध्ययन सामग्री दी जाती है। इसके अलावा इस 1 वर्षीय पाठ्यक्रम में लगभग 328 वीडियो उपलब्ध करवाए जाते हैं जो क्लासरूम की रिकॉर्डिंग है। इस संबंध में अधिक जानकारी डिस्क्रिप्शन में दिए गए ब्रोशर के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज कर डेमो क्लास के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इन पाठ्यक्रमों पर स्कॉलरशिप भी दी जा रही है जो कि सीमित समय के लिए है। स्कॉलरशिप कैसे प्राप्त करें इसके लिए इस 10 दिवसीय ऑनलाइन ज्योतिषीय क्लास में प्रत्येक दिन एक टेस्ट पेपर दिया जाता है। इस तरह 10 दिन के पेपर देकर जो स्कोर प्राप्त होगा उसके आधार पर आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। यहां डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आज के टेस्ट पेपर के साथ साथ पिछली क्लासों के टेस्ट पेपर भी दिए गए हैं। इसके अलावा पिछली क्लासों के वीडियो लिंक भी शेयर किए गए हैं। यदि इस क्लास से संबंधित आपकी कोई क्वेरी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए फोन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें विवाह मेलापक पर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।